नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 की, जिसमें डिवोर्स यानी कि तलाक के बारे में उपबंध किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट सीरीज़ का यह हमारा 7 लेक्चर है। इसके पहले हम 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने तमाम महत्वपूर्ण सेक्शंस की चर्चा की है। और आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सेक्शन 13 की बात करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ से संबंधित किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तलाक के बारे में। अगर हम तलाक की बात करें तो प्राचीन जो हमारी पूर्व हिंदू विधि थी, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, उसमें ऐसा जो है मुख्य प्रावधान नहीं था। ठीक है, हालांकि कुछ परिस्थितियां या कुछ स्मृतियों में हमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां होने पर जो है एक पत्नी एक दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन वो भी उच्च कुल की महिलाएं नहीं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के प्रावधान थे। हालांकि हम कहीं ना कहीं आज वर्तमान प्रावधान से जो है अधिनियमित हो रहे हैं, अधिशासित हो रहे हैं, तो हमें उसी की बात करनी है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 13 के में जो डिवोर्स का कंसेप्ट लिया गया है, वो समय के साथ काफ़ी बदला है। चूँकि हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, दैट मीन कि ये एक्ट तो हुआ था 1955 में पारित, लेकिन इसके बाद इसमें कई सारे परिवर्तन आए हैं। और ये जो है 3 मुख्य थ्योरी से होकर गुजरा है, जिसको हम फॉल्ट थ्योरी, ब्रेकडाउन थ्योरी और कंसेंट थ्योरी कहते हैं। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं क्या कहता है ये। तो जब हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था, उस समय जो है फॉल्ट थ्योरी काम करती थी। दैट मीन अगर किसी भी पक्ष से, पक्षकार से कोई गलती हो जाती है, या जैसे कि वो उसके ऊपर अत्याचार करता है, मारपीट करता है, दहेज मांगता है, इस तरीके से, तो दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को जो है तलाक लेने का आधार दिया गया था। ठीक है, तो उसको फॉल्ट थ्योरी कहते थे। फिर जब 1964 में इसमें कुछ और करेक्शन किया गया और इसमें ब्रेकडाउन थ्योरी का कंसेप्ट लाया गया। ब्रेकडाउन थ्योरी क्या है? तो हमने इसके पहले सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। तो सेक्शन 9 में जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात की गई है, दैट मीन दाम्पत्य जीवन के अधिकारों की बात की गई है। और सेक्शन 10 में जो है न्यायिक पृथक्करण की बात की गई है। तो जब सेक्शन 9 की आज्ञप्ति पारित हो जाती, कोई एक पक्ष जाता है, हमने पढ़ा है इसके अंतर्गत कि जब कोई एक पक्षकार बिना कारण के एक दूसरे से अलग होता है, तो अपोजिट पार्टी जो है न्यायालय जा सकता है। और अगर न्यायालय दाम्पत्य जीवन के अधिकारों की आज्ञप्ति पारित कर देता है, इसका अर्थ होता है कि दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस आज्ञप्ति का पालन कोई पक्षकार 1 साल तक नहीं करता है, या 1 साल के अंदर नहीं करता है, तो फिर वो जो है तलाक का आधार बन जाता है। तो इसको ब्रेकडाउन थ्योरी में लाया गया है कि भैया चुनौती देने के बावजूद भी वो साथ में रहने को तैयार नहीं है, दैट मीन इनको अब इनका रिश्ता तोड़ दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से सेक्शन 10 में जुडिशियली सेपरेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति भी पारित हो जाने पर अगर 1 वर्ष तक विवाह के पक्षकार में सहवास का प्रारंभ नहीं होता है, तो वो जो है तलाक का आधार बन जाता है और वो इसके तहत जो है तलाक ले सकता है। तो आप समझ गए होंगे 1964 में तलाक के 2 ग्राउंड जोड़े गए, जिसको हम ब्रेकडाउन थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक है सेक्शन 9 के तहत आज्ञप्ति पारित होने का पालन नहीं करना, और सेक्शन 10 के तहत न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति पारित होने पर पालन नहीं करना। इसके बाद आता है 1976, जिसको हम जिसमें भी जो है इस एक्ट में संशोधन होते हैं, विवाह विधि संशोधन अधिनियम के नाम से हम इसे जानते हैं। और यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट लाया गया है, कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवर्स। वक्त के बदलते हालात में जब दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ना रहे, आपसी समझौते से वो जो भी है आज्ञप्ति देते हैं और तलाक के लिए याचिका लगाते हैं। और चूंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उन्हें जो है तलाक मिल जाता है। तो कंसेंट थ्योरी जो होता है, इसमें जल्दी तलाक मिलता है, हालांकि इसमें दोनों पक्षों की सहमति ज़रूरी होती है। तो अब हम बात करें कुल मिलाकर, तो 1976 के बाद तलाक के कुछ ग्राउंड तैयार किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि क्रूएल्टी पहले नहीं था, लेकिन 1976 के बाद ऐड किया गया है। तो इस प्रकार से तमाम हम अभी इसके ग्राउंड देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन तीनों थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस रोल है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 1976 के पहले हम यहाँ पर एक सेक्शन आर्टिकल
142 की बात करेंगे तो आर्टिकल 142 हम बताए कि यहाँ पर एक धारणा की गई कि जहाँ विवाह के पक्षकारों के बीच एक साथ रहना असाध्य हो चुका है और काफ़ी समय से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है 142 के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए वो विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता है। तो ये आर्टिकल 142 भी जो है डिवोर्स से संबंधित है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ ग्राउंड की जिसके बेस पर तलाक लिया जा सकता है। तो फर्स्ट ग्राउंड है एडल्ट्री। ठीक है, एडल्ट्री यानी कि जारकता बोलते हैं इसको, या हम कहें कि जब एक पक्षकार शादी का किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन में रहता है तो उसको एडल्ट्री कहता है। और अगर ऐसा कुछ है तो अपोजिट पार्टी जो है तलाक की आज्ञप्ति पारित कर सकती है। तो पहले जो था, जब 1976 से पहले की में, एडल्ट्री को बहुत खतरनाक था। दैट मीन इसको साबित करना पड़ता था, मतलब जिस समय बंदा है उसी समय आपको याचिका लगानी है। तो काफ़ी अपने आप में टफ चीज़ होती है कि आप आज के इस भाग दौड़ वाले मोबाइल वाले समय पे जो है एडल्ट्री को साबित कैसे करोगे। ठीक है, इतना इजी हो गया है। तो अब जब संशोधन किए 1976 के बाद, तब जो है मतलब जारता में रहने की दशा को साबित करना विवाह विच्छेद के लिए आवश्यक नहीं रह गया। केवल यही साबित करना है कि विवाह के किसी एक पक्षकार ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ जानबूझकर संभोग किया है। ठीक है, तो और जनरली जो परिस्थितियाँ होती है उसके आधार पर न्यायालय डिसाइड करता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो एडल्ट्री ये होता है। देन पति व पत्नी के बीच जैसे पारस्परिक संबंध नहीं हो और पत्नी ने किसी बच्चे को जन्म दे दिया, तो सिंपल सी बात है, जारता अपने आप सिद्ध हो रही है। यदि एक पक्षकार अन्य से लैंगिक संभोग किया है तो दूसरा आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर एक पक्षकार का रेप हुआ है तो उस दूसरा पक्ष का जो पति है, अब रेप तो वो इस आधार पर जो है तलाक नहीं ले सकता, क्योंकि रेप एक जानबूझ के किया गया एक अपराध है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। हालांकि डीएनए टेस्ट वगैरह के थ्रू जो है पता कर सकते हैं। तो एडल्ट्री जो है तलाक का एक प्रमुख आधार है। देन इसके बाद आता है क्रूएल्टी या क्रूरता। क्रूरता की चर्चा हम न्यायिक पृथक्करण में कर चुके हैं। अगर हम इसको मुख्य रूप से समझे फिर से, तो यह शारीरिक और मानसिक हो सकता है। और मानसिक में इसका डेफिनेशन जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है और दिन प्रतिदिन इसमें कई सी चीज़ें जो है ऐड हो रही है। मैसूर हाई कोर्ट ने इस विषय पे मानसिक क्रूरता के लिए कुछ डिफाइन किया था इस चीज़ को, कि यह साधारण अथवा नृशंसात्मक पूर्ण हो सकती है, भौतिक तथा मानसिक हो सकती है, शब्दों से, इशारों से, हिंसा से अथवा अहिंसा से, चुपचाप रहने की अवस्था से भी हो सकती है। यही कारण है कि न्यायालय ने कोई विशेष परिभाषा क्रूरता की नहीं दी है। क्रूरता जो विधिक क्रूरता जो होती है समय समय पर सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो क्रूरता का जो पैमाना है काफ़ी बड़ा है। जैसे कि अगर कोई एक पक्ष शारीरिक मारपीट करता है तो वो बेस बन सकता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन मानसिक में कई सारी चीज़ें, जैसे कि आजकल 498 ये चल रहा है। ठीक है, अगर 498 का एक का केस है तो दोनों ही पक्षकार को एक ग्राउंड प्रदान करता है। ठीक है, अगर पत्नी पति के ऊपर झूठे क्रिमिनल केस करती है तो वो भी एक तलाक का ग्राउंड होता है। पति पत्नी से के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन नहीं रहते हैं या कोई भी एक पक्ष इनकार कर देता है तो वो होता है पति एवं पत्नी के सगे संबंधियों से पत्नी का आचरण अगर खराब हो, मतलब पति के संबंधियों से अगर पत्नी का आचरण खराब हो, तो इस प्रकार से तमाम ऐसे ग्राउंड होते हैं, बातें होती है जो क्रूएल्टी में जो है तलाक का आधार देती है। ठीक है, तो जब हम वैसे अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको और डीप में समझना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रमुख केसेस को हमें पढ़ना रहता है। इसमें कई ऐसे केसेस हैं जिसके आधार पर क्रूएल्टी को के बेस पर जो है डिवोर्स प्रदान किया गया है। चलिए, तो अब इसके बाद हम आते हैं डिजर्शन पर। मुख्य रूप से डिजर्शन क्या होता है, तो जब पति पत्नी का कम से कम 2 वर्षों तक, या फिर ज़रूरी नहीं पति का, याची या पेटिशनर कोई भी जो इसकी याचिका लगाता है वित्याग की, तो जब पेटिशनर का जो रिस्पोंडेड होता है वो 2 वर्ष तक अभित्याग कर देता है बिना किसी रीज़न के, तो वो तलाक का जो है आधार बन जाता है। तो यहाँ पर डिजर्शन किया है सामने वाली पार्टी ने, तो ये जो कंप्लेन करता है, जो पेटिशनर होता है, उसके ऊपर इसका भार होता है कि उसे साबित करना पड़े। और यहाँ पर इंटेंशन होने का जो है, जो सामने वाला पक्ष है उसका इंटेंशन होना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हालांकि इस डिसीजन को भी हम जुडिशियली सेपरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मुख्य रूप से हम बात करें डिवोर्स की, तो ये 3 ग्राउंड जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
चलिए, फोर्थ है धर्म परिवर्तन। तो अगर एक पक्ष जो है धर्म परिवर्तन कर लेता है, हिंदू नहीं रह जाता है, तो वो जो है दूसरा उसका पार्टनर वो तलाक की आज्ञप्ति ला सकता है। अब हिंदू कौन है, तो हिंदू का डेफिनेशन भी इस एक्ट में दे रखा है। तो जैन, सिख, बौद्ध जनरली हिंदू के अंदर ही कंसिडर किए गए हैं। तो इसके अलावा जो दूसरे धर्म है उसमें कन्वर्ट होते हैं तो दूसरा पक्ष ले सकता है। पांचवा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मस्तिष्क विकृता। तो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार यदि रिस्पोंडेंट उपचार से ठीक न होने योग्य मस्तिष्क विकृता से पीड़ित हो या इस प्रकार की सीमा तक मानसिक अव्यवस्था से लगातार अथवा आंतरिक रूप से पीड़ित होता है कि पैटिशनर उसके साथ नहीं रह सकता ठीक ढंग से, तो तलाक की आज्ञप्ति दी जा सकती है। ठीक है, तो पहले इसमें मिर्गी भी आता था, हालांकि इसको 99 द्वारा हटा दिया गया। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट इसका ग्राउंड है लेप्रोसी या कोढ़। तो पर्सनल लॉ संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 अधिनियम संख्या 6 के द्वारा कुष्ठ रोग के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति के आधार को अब समाप्त कर दिया गया है। रतिजन्य रोग की हम बात करें तो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 वर्षों तक रहने की शर्त समाप्त है। रोग अगर किसी एक पक्ष का रोग असाध्य है अथवा सामान्य दशा में है, कोई व्यक्ति इसका शिकार हो गया है, तो वह मतलब विवाह विच्छेद के लिए जो है पर्याप्त होगा। असाध्य है दैट मीन बहुत क्रिटिकल है और दूसरे को भी फैल सकता है, तो दूसरी पार्टी ले सकता है। संसार परित्याग का मतलब है कि अगर कोई एक पक्षकार संन्यास ग्रहण कर ले, रिस्पोंडेंट ने मतलब संसार छोड़ दिया हो, किसी धार्मिक व्यवस्था को अपना लिया हो, तो इसको जो है सिविल डेथ डिक्लेयर किया जा सकता है और उसको दूसरा पक्षकार जो है इस बेस पर तलाक ले सकता है। प्रकल्पित मृत्यु, एक अगर पक्ष का 7 वर्ष तक पता ही नहीं चला है कि वो जिंदा भी है कि नहीं है और कहाँ है, तो दूसरा पक्षकार जो है इस आधार पर तलाक ले सकता है। और न्यायिक पृथक्करण दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना हम समझ चुके हैं। न्यायिक पृथक्करण मतलब सेक्शन 10 के तहत जब न्यायालय आज्ञप्ति पारित कर देता है और 1 वर्ष तक उसका पालन नहीं किया जाता है, तो दूसरे पक्षकार को तलाक का आधार मिल जाता है। सेम इसी प्रकार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की भी बात है, जो कि सेक्शन 9 में वर्णित है। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये तलाक के प्रमुख आधार थे। इसे और भी हम ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम किसी और वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारी ये सीरीज़ हिंदू मैरिज एक्ट कैसी लग रही है। तो बस लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।